सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जब से ही भारतीय जनता पार्टी ने FCRA बिल में अमेंडमेंट की घोषणा की है, तब से ही इंटरनल प्रेशर तो है ही, एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ता ही जा रहा है। अब चूंकि ये बताया जा रहा है कि 13 अगस्त तक मॉनसून सेशन का सत्र चलेगा, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को टेबल कर सकती है और पूरी उम्मीद है कि इस सत्र में ही ये बिल पास हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दल इसका विरोध तो कर ही रहे थे, अमेरिका से बहुत प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आज इस एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये बिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिर में दर्द बना हुआ है। कल ही यूएस के एक कांग्रेसमैन जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, रायली मूर नाम है इनका, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास बताया जाता है। ये अपने आप को क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा मसीहा भी बताते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो एक काफी अन्य देशों में क्रिश्चियन परसिक्यूशन को लेकर सवाल खड़ा करते रहे। इससे पहले नाइजीरिया में भी इन्होंने क्रिश्चियन परसिक्यूशन को लेकर एक बड़ा नैरेटिव बनाया था वहां के इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इनका ट्वीट आया है मोदी सरकार के खिलाफ। अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को ये बिल टेबल नहीं करना चाहिए, अभी भी समय है वो इस बिल से पीछे हट जाए। ये बिल एंटी क्रिश्चियन है और इस बिल के जरिए भारत की सरकार कोई भी क्रिश्चियन चर्चेस को एक्वायर कर सकती है। अब देखिए कैसे फेक नैरेटिव और एजेंडा फैलाया जाता है किसी भी सरकार के खिलाफ, और सबसे आगे इसमें यूएसए क्यों रहता है। ये बिल किसी भी तरह से क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज का जिक्र इस बिल में है ही नहीं। फिर भी सबसे ज्यादा डर क्रिश्चियन मिशनरीज को क्यों बना हुआ है। ये बात अपने आप में एक प्रूफ देता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज सबसे ज्यादा फॉरेन फंड्स का मिसयूज करती हैं, और खासकर वो पैसा जो यूएसए के थ्रू आता है। और रायली मूर पहले पॉलिटिशियन नहीं है, इससे पहले सेनेटर जिम रिश ने भी इस पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने भी इस बिल का विरोध करते हुए यह कहा था कि इस बिल पर यूएस को भारत के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, और उन्होंने मार्को रूबियो से बात की थी जब मार्को रूबियो भारत जाए तो भारत सरकार पर दबाव बनाए ये बिल भारतीय संसद में पेश ना हो। और आप देखिए मार्को रूबियो जब भारत आते हैं, मई में उनका दौरा था, तो भारत लैंड करते ही सबसे पहले वो कोलकाता जाते हैं। कोलकाता क्यों? कोलकाता में मदर टेरेसा फाउंडेशन यानी मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट, वहां वो जाते हैं। इस ट्रस्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। इसका एक बार FCRA लाइसेंस ही कैंसिल हो चुका है। फिर जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया तो भारत सरकार ने FCRA लाइसेंस इनका बहाल कर दिया। तो क्या कारण है कि यूएस के इतने बड़े पॉलिटिशियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को भारत लैंड करते ही कोलकाता के मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट में जाना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं जो FCRA बिल से झटका जो लगा है वो यूएस के टॉप लीडरशिप तक लगा है। अब यूएस का गेम देखिए कैसे इनका नेटवर्क ऑपरेट करता है। यूएस में एक NGO है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न। वो पूरे विश्व भर के क्रिश्चियंस की एडवोकेसी करते हैं। उन्होंने सीधे दबाव बना रखा है एक रिपब्लिकन पॉलिटिशियन क्रिस स्मिथ के ऊपर। क्रिस स्मिथ के बारे में भी जानना जरूरी है। क्रिस स्मिथ जो है वो सीधे डील करते हैं इन तमाम रिलीजियस चर्चेस के साथ, और इनका एक नेटवर्क इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है जिसका नाम है कैथोलिक्स बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। ये वही संस्था है जो कि यूएस की संस्था पर दबाव डाल रही है, और यूएस की संस्था क्रिस स्मिथ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और क्रिस स्मिथ डोनाल्ड ट्रंप सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि यूएस से प्रेशर डलाकर भारत सरकार पर यह दबाव बनाया जा सके कि ये बिल पेश ही ना हो। और यही होता था कांग्रेस की सरकार में। आज चूंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से खड़ी है, तो इसको डीस्टेबलाइज करने का भी पूरा प्रयास हो रहा है। देखिए अब अमेरिका का सबसे बड़ा दर्द है सेक्शन 15। FCRA एक्ट तो बहुत पहले से है। 2015 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 15 को ऐड किया गया। सेक्शन 15 के हिसाब से अगर किसी भी NGO का FCRA लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसका प्रॉपर्टी सीज किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ रूल बना दिया गया, इसका कोई प्रोसीजर बन ही नहीं पाया, और कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं था कि कैसे अगर कोई संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द होता है तो उनके प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाए। इस पर एक केस स्टडी भी जानना बहुत जरूरी है। एक NGO है जिसका नाम है गॉस्पेल फॉर एशिया। इस NGO के बारे में जानना इस वजह से भी जरूरी है कि एक वर्ष में अमेरिका से इस NGO को 6000 करोड़ फंड प्राप्त हुआ, और इस 6000 करोड़ का 1000 करोड़ का सीधे रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने इंडिया में। और कहां इन्वेस्ट किया? इन्होंने इन्वेस्ट किया रबर इंडस्ट्री में। इन्होंने इन्वेस्ट किया कैसे क्रिश्चियन कन्वर्जन किया जा सके, जो कि प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के हिसाब से। आप कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते।
तो 2017 में इस ट्रस्ट को बैन कर दिया जाता है। लेकिन इस ट्रस्ट को बैन करने के बाद भी इनके 2000 एकड़ की प्रॉपर्टी और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को भारत सरकार एक्वायर नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं था। अब इसी प्रोसेस को और स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए अमेंडमेंट किया जा रहा है। और ये गॉस्पेल फॉर एशिया जो एनजीओ है, इसका FCRA लाइसेंस रद्द होने के बाद भी इसने अपना नया नाम बनाया, अयाला चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके अंदर और भी 30 ट्रस्ट बनाए, और फिर से इनका क्रिश्चियन कन्वर्जन का काम चालू हो गया। तो इनका नेटवर्क ऐसे ऑपरेट होता है। और यही कारण है जब सेक्शन 15 में यह बदलाव किया जा रहा है कि अब गवर्नमेंट पूरी तरीके से, किसी का भी FCRA लाइसेंस रद्द होता है तो सारे प्रॉपर्टीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है अगर वो इलीगल काम में पाए जाते हैं, अगर वो इलीगल कन्वर्जन में पाए जाते हैं, या फिर कोई भी मिसयूज ऑफ फंड है जो कि प्रोहिबिटेड है उस रूल में। अब देखते हैं ये बिल पास इतने आसानी से हो पाता भी है कि नहीं, और कितना प्रेशर यूएस इंडिया पर डाल पाता है। लेकिन अभी इस स्थिति में भारत सरकार पीछे झुकती हुए नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि अभी ही 1-2 दिन के अंदर ये बिल पेश हो सकता है। इसी तरह के एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।